हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस एंड मैं हूँ श्वेता सोनी फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि क्लास 11th का एक टॉपिक है। हम चैप्टर सेकंड पे बात कर रहे थे और चैप्टर सेकंड में मैं ऑलरेडी जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फॉर्म्स है वो मैं एक प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक जितने भी वीडियो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं या फर्स्ट ये वीडियो है आप देख रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके अपनी कोई क्वेरी या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो चॉइस ऑफ बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज का टॉपिक, ठीक है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में व्यवसाय संगठन के स्वरूप का चयन, ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आपने टाइप्स देखे, जिसमें सबसे पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड था पार्टनरशिप, थर्ड था एचयूएफ हिंदू यूनाइटेड फैमिली, फोर्थ आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द कंपनी, ठीक है। फिफ्थ वन कंपनी। तो ये 5 फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्मली होते हैं। एंड सपोज अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्वेरी तो मन में आती होगी फिर कि इन 5 में से किस फॉर्म का सिलेक्शन किया जाए, या हम एज ए प्रोप्राइटर किस फॉर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं, अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ठीक है, हम इसे एक नॉर्मली अगर हम समझे कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऐसे ही एक अपना कोई आर्ट या अपना कोई पैशन जो भी था, आपने एक बिजनेस छोटे लेवल पे स्टार्ट किया है, बट वो अभी आपका एचयूएफ मतलब आपका फैमिली बिजनेस नहीं है, मतलब आपके पापा वगैरह कोई भी उस बिजनेस को नहीं कर रहे थे, आपने ही स्टार्टिंग की है। क्योंकि अगर हम फैमिली बिजनेस की बात करेंगे तो वो तो फिर एचयूएफ में आ ही जाएगा, हिंदू यूनाइटेड फैमिली में, ठीक है। और आप अकेले हैं, दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि आप अकेले हैं, ओके, मतलब आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप में हो जाएगा। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस 2 टाइप, अगर आपने अकेले एक छोटे लेवल से छोटी सी कैपिटल अपनी लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, अब वो आप बिजनेस करने लगे हैं, आप धीरे धीरे फेमस होते जा रहे हैं, अपने आसपास सब धीरे धीरे धीरे, अब आपने सोचा कि अब आपको बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए, ठीक है। सो आपने कुछ जो ऑनलाइन साइट्स वगैरह वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट था उसे लॉन्च कर दिया और आपकी जो है प्रोडक्ट की सेलिंग वहां से भी स्टार्ट होगी। अब आपको काफी सारा ऑब्वियसली ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, इन दैट केस आपको पैकिंग करनी है, अभी आप सोल प्रोप्राइटर है, आपको पैकिंग भी करनी है, आपको मैनेज भी करना है, कहाँ पहुंचाना है, ऑर्डर्स रिसीव भी करना है, कस्टमर से जो भी कांटेक्ट बन सक रहा है, जो आसपास जो कस्टमर है वो भी करना है। सो आपके ऊपर अब ऑब्वियसली जो बर्डन है वो बढ़ गया है। इन दैट केस आप अपने साथ नॉर्मली एक हेल्पर रख सकते हैं जो आपके पैकिंग वगैरह कर ले, बट आपको अपने बिजनेस के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है, आप चाह रहे हैं कि मेरे साथ कोई मेरा और पार्टनर हो जो मुझे बिजनेस के रिगार्डिंग जो मुझे अकेले डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, सो इन दैट केस वो मेरी हेल्प कर दे, थोड़ा सा मेरा मैनेजमेंट में हेल्प कर दे। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, अब आपको बिजनेस भी बढ़ाना है तो ऑब्वियसली पैकिंग वगैरह सबके लिए कैपिटल भी, आपको थोड़ी से पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो पैसे भी चाहिए आपको, सिर्फ हेल्प से ज़्यादा आपको पैसे की भी ज़रूरत है और मैनेजमेंट में हेल्प की ज़रूरत है। तो इन दैट केस अब आप अपने जो फॉर्म है, आप फिलहाल सोल प्रोप्राइटर की तरह काम कर रहे हैं, अब आप अपना जो बिजनेस फॉर्म है उसको चेंज करके आप कहाँ स्विच कर सकते हैं, पार्टनरशिप में जा सकते हैं। सीधी सी बात है कि कोई पार्टनर होगा तो अपने साथ कुछ कैपिटल लेके आएगा, कुछ पैसा लेके आएगा, वो पैसा आपके साथ आपके बिजनेस में लगाएगा। अब आपको प्रॉब्लम एक तो कम हो गई कि आपकी बिजनेस रिस्क आप शेयर कर सकते हैं, रिस्क आपकी शेयर हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको मैनेजमेंट में हेल्प हो रही है, आपके सब काम में हेल्प हो रही है। अब इसमें आपने बिजनेस, चलिए ठीक है, पार्टनरशिप भी कर ली, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, ऑर्डर्स अच्छे से आ रहे हैं, अब बिजनेस आपको लग रहा है कि हम बिजनेस को और अच्छे से एक्सपांड कर सकते हैं और फैला सकते हैं, यहाँ से वहां तक आउट ऑफ इंडिया भी फैला सकते हैं, इंडिया के अंडर फैला सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आप बिजनेस फॉर्म को अगेन एक चेंज दे सकते हैं, दैट इज कंपनी। आप कंपनी के फॉर्म में अपना बिजनेस ला सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, जिससे आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, आपका मैनेजमेंट जो है और प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका जो काम है वो और तरीके से फैला सकते हैं।
सो ये क्या होता है कि जैसे जैसे हम बिजनेस में आते जाते हैं हम इन फॉर्म्स को धीरे धीरे और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म्स का चॉइस किया जा सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बिजनेस के लिए, राइट। बट ये तो कंडीशन थी कि जब आप एक सोल प्रोप्राइटर थे। ऐसा ही अगर आप 11th एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही जब ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, आपका जब चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, उसी टाइम पे जो स्टार्टिंग में ही इसी टाइप से केस समझाया गया है, ठीक है। तो वो भी आप रीड कीजिएगा तो आपको थोड़ी सी हेल्प है, क्योंकि इस टाइप से जब आप केसेस अपने माइंड में लाते हैं तो आपकी केस स्टडी सॉल्व करने की एबिलिटी भी उसमें बढ़ती है। सो ये ही इसी टाइप से कुछ केसेस होते हैं जिनमें आप अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें तो ये था कि आपने छोटे लेवल पे स्टार्ट की, आपने 3 फॉर्म को यहाँ एक ही एग्जाम्पल में समझ लिया। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही एक बड़ी कैपिटल लगाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल से एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, बहुत सारी कैपिटल हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, तो आप सीधी सी बात है किस फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे। क्वेश्चन है, आंसर करना है कमेंट में, ठीक है। अगर आप छोटे लेवल पे कि ठीक है मेरा ही कंट्रोल रहे बिजनेस पे, मैं अपने हिसाब से बिजनेस चलाता रहूं, तो आप किस फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहीं से पहला क्वेश्चन माइंड में आने लगता है कि फॉर्म कौन सा होगा, कि हम किस टाइप से अपने बिजनेस फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके फॉर्म का सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं, राइट। इन्हीं पॉइंट्स को आज हम समझेंगे कि हाउ टू चॉइस अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस के जो फॉर्म्स है उसको चॉइस कैसे करें, राइट। प्रैक्टिकली भी आपने समझ लिया कि लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। अब जो आप एग्जाम में जब भी आप देंगे एग्जाम में, या अपने जो भी 11th स्टूडेंट है उनके लिए भी ये इजी हो जाएगा, ठीक है। व्यवसाय संगठन के स्वरूप का चयन, इसमें सबसे पहली चीज आप क्या चीज का ध्यान रखेंगे, ऑब्वियसली कॉस्ट एंड इज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की स्थापना में लागत और आसानी। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन को जब हम मतलब स्टार्टअप करते हैं तो सबकी कंडीशन अलग होती है। लाइक अगर कंपनी की सिचुएशन है तो उसको सेट करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बिकॉज उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रादर देन अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, इन दैट केस जो फॉर्मेशन है वो बहुत इजी होता है। अगर आप इजी फॉर्मेशन चाहते हैं कि बहुत जल्द हम फटाक से डिसीजन लो बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की सिचुएशन में जा सकते हैं। बट अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स सा कि ठीक है जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरा करने के लिए हम रेडी हैं, इन दैट केस आप जा सकते हैं कहाँ, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड कॉस्ट की जहां तक बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की सिचुएशन में कॉस्ट कम ही आती है, क्योंकि बहुत कम लागत में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कम कैपिटल, कम फॉर्मेलिटीज एंड स्टार्ट हो जाता है बिजनेस। बट अगर हम कंपनी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में ही कुछ कैपिटल चाहिए होगी फॉर्मेशन के लिए ही, उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के लिए। इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है उनकी सेटिंग को समझ के हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी की बात करें तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप की, इन दैट केस क्या होता है, जो आपकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड मीन्स टू से अगर हम सोल प्रोप्राइटर्स की बात करें तो अगर आपको बाहर जो पेमेंट करना है लोन वगैरह, और अगर आप वो नहीं चुका पाते हैं, आपकी पर्सनल जो असेट्स हैं, है ना, जो आपकी पर्सनल असेट्स वगैरह किसी भी तरीके से जो आपकी उन सबको भी सेल करके आपको अपनी जो लायबिलिटी है वो पे करनी होती है। जो भी आपके लोन्स वगैरह हैं, जो भी उधारी है मार्केट में, वो सब कुछ आपको आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं, आपके घर की जो भी है, वो सबको पे करके भी आपको अपनी जो है लायबिलिटीज पूरी करनी होती है। बट इन द केस ऑफ कंपनी जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। लिमिटेड मीन्स टू से कि आपने जितना पैसा, जितनी कैपिटल लगाई है, बस उतनी ही आपको लायबल है, उतने ही लायबल है, उससे ज्यादा आपके घर से आपके असेट्स वगैरह अनलिमिटेड आपकी लायबिलिटीज नहीं है, मतलब घर से आपके कुछ नहीं जाने वाला है। हम कैसी लायबिलिटी, अब कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं अपने बिजनेस को लेके, क्या हम अपनी जो पर्सनल असेट्स हैं उसको भी इसमें जिम्मेदार ठहरा, मतलब जो भी है लायबल उसमें होना चाहते हैं, उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं पर्सनल असेट्स को, इन दैट केस आप सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में जा सकते हैं। अदरवाइज कंपनी जिसमें कि आपकी लायबिलिटीज
अनलिमिटेड नहीं होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि आपको अपनी पर्सनल असेट्स उसमें जिम्मेदार नहीं होती है, तो आप कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं सेफ साइट। ठीक है, सो सेफ साइट अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो लाइबिलिटीज के हिसाब से इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूटी, निरंतरता, कितना कंटिन्यू बिजनेस आप करना चाहते हैं। देखिए बिजनेस की अगर आप बात करें, कंटिन्यूटी की बात करें, तो जब आप एज अ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में, या आप मतलब एज अ सोल प्रोप्राइटर, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है अगर वो नहीं रहा डेथ की सिचुएशन में, सो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस तो बंद हो ही जाएगा। ठीक है, अगर HUF की हम बात करें, हिंदू यूनाइटेड फैमिली, तो वहाँ पे वो नहीं तो उनके जो सक्सेसर जो भी बाद में हैं, जो भी उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो नहीं तो उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे, तो वहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूटी चली रहती है। पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी नहीं होती, वहाँ भी किसी एक पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, उसका असर पूरी पार्टनरशिप पे पड़ता है, तो यहाँ भी कंटिन्यूटी पे असर पड़ता है पार्टनरशिप में। और अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो वहाँ तो कंटिन्यूटी पे बिल्कुल असर नहीं पड़ता। सारे जो शेयर होल्डर है अगर वो भी नहीं होते हैं, इन दैट केस भी जो कंपनी है वो कंटिन्यू चलती रहती है। सो सबसे अच्छा इसका फायदा किसको मिलता है, कंपनी को। सो कोई बिजनेस जो आप कंटिन्यू लेवल पे चलाना चाहते हैं, अगर वो HUF में है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली में आता है, तो ओके, आपका बिजनेस कंटिन्यू चलने वाला है, आपके कोई ना कोई आपके बाद में उस बिजनेस को कंटिन्यू कर लेगा। बट अगर नहीं तो सोल प्रोप्राइटर की सिचुएशन में कंटिन्यूटी पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में भी वो लोग नहीं होते हैं तो ये बिजनेस चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बिजनेस जिसे आप कंटिन्यू चलाना चाहते हैं, सालों साल चलाना चाहते हैं, सो उसके लिए कैसे फॉर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं, कंपनी का। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में जहाँ ठीक है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हैं, जब तक भी बिजनेस है हमारा घर चल जाए, ठीक है, ओके। सो कोई जो इस टाइप से होता है तो वहाँ पे एज अ सोल प्रोप्राइटर उस बिजनेस को चला सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते जाते हैं सक्सेस जो आपके बाद में, जैसे आपने नॉर्मली एक एज अ सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट किया था बिजनेस, बट उसको बाद में आपके बेटे ने, फिर उसके बाद उनके बेटे ने, तो इसको फिर ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली में आ जाएगा। ठीक है, अगर उसी बिजनेस को कंटिन्यू आपका फैमिली बिजनेस बना के उसे कंटिन्यू कर दिया गया है तो। ठीक है, अब इस यहाँ पे फॉर्म्स बहुत धीरे धीरे आपके क्लियर होने लग जाएंगे। देन है मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रबंधन क्षमता। देखिए अगर हम इस पॉइंट को यहाँ बुक से और अच्छे से समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट एबिलिटी की हम बात करें, सो अ सोल प्रोप्राइटर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव एक्सपर्टाइज इन ऑल फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो अगर आप अपने बिजनेस में चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट एबिलिटी में मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, सो सोल प्रोप्राइटरशिप तो बिल्कुल भी चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक अकेला पर्सन ही वो एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजमेंट, एज अ सबके हिसाब से वो अकेला काम कर रहा है, तो यहाँ परफेक्शन कहाँ से आएगा, हर काम को एक पर्सन कैसे कर सकता है। रादर देन अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, सो यहाँ पे मैनेजमेंट एबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि कुछ पार्टनर्स या 2-3 पार्टनर्स सबकी अपनी मैनेजमेंट स्किल्स होती है, वो सब अपना जो डिसीजन वगैरह वो सुना सकते हैं, वो समझा सकते हैं। सो यहाँ पे मैनेजमेंट एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि हमको कैसी मैनेजमेंट एबिलिटी चाहिए, हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट की कितना स्कोप है। तो अगर ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि बहुत हाई लेवल मैनेजमेंट करना है, तो सबसे बेस्ट वे क्या होगा कि हम कंपनी का सिलेक्शन करें। अदरवाइज हम चाह रहे हैं कि नहीं, कंपनी एक बहुत फॉर्मेशन में बहुत टफ है, सो दैट्स वाई आप पार्टनरशिप का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एज अ मैनेजर जो हैं वो लोग बहुत मैनेजमेंट प्रॉपरली संभाल पाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा मैनेजमेंट होच पौच नहीं करना है कि मैं अकेला संभाल लूंगा, जितना होगा जैसा होगा, सो ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इन अदर फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, सो इन अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टनरशिप एंड अ कंपनी देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात समझाई गई है जो कि मैंने आपको समझाई है कि जो पार्टनरशिप एंड कंपनी है वहाँ पे आपको मैनेजमेंट एबिलिटी का बहुत अच्छे से फायदा मिलता है। बट एज अ सोल प्रोप्राइटर आप ये नहीं कर सकते कि एक अकेला बंदा सारा कुछ काम कर रहा है, सारा मैनेजमेंट भी कर रहा है, सारा जो काम है ऑर्डर्स भी संभाल रहा है, सारा सेटिंग वगैरह वो सब कुछ कर रहा है। सो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है।
ठीक है। सो मैनेजमेंट एबिलिटी के हिसाब से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं अपने बिजनेस फॉर्म का। नेक्स्ट है कैपिटल कंसीडरेशन, पूंजीगत विचार। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल तो किसी भी बिजनेस को बना भी सकती हो, किसी भी बिजनेस को बिगाड़ भी सकती है। ओके, सो कंपनी आर इन अ बेटर पोजिशन टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर टू अ लार्ज नंबर ऑफ द इन्वेस्टर। सो सबसे ज्यादा अगर आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट में कैपिटल की जरूरत है, इन दैट केस आपको सिलेक्शन करना होगा कंपनी का, क्योंकि आप शेयर इशू करके बहुत खासी कैपिटल उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि हमें बहुत लिटिल बिट कैपिटल में हमारा काम हो जाएगा, बिजनेस का स्टार्टअप तो हो ही जाएगा, तो सीधी सी बात है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का सिलेक्शन करेंगे। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो हैव द एडवांटेज ऑफ कंबाइंड रिसोर्स टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप में भी एक होता है एक कि वो सारे पार्टनर्स से रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकता है। तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत है तो किस दो फॉर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं? सबसे ज्यादा कैपिटल होगी कंपनी की सिचुएशन में, रादर देन सेकंड सिलेक्शन कर सकते हैं हम किसका? पार्टनरशिप का। बट द रिसोर्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड। बट जो सोल प्रोप्राइटर है उनके जो रिसोर्सेज है वो कैसे होते हैं? बहुत लिमिटेड होते हैं। कम रिसोर्सेज में, कम पूंजी में जो बिजनेस होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की सिचुएशन में स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण। देखिए ये तो आपका पर्सनल नेचर होता है कि आप कितना कंट्रोल रखना चाहते हैं अपने बिजनेस पे। किसी को लगता है कि नहीं, मेरा बिजनेस है, मैंने स्टार्ट करा, मैंने मेहनत की है, तो सारा कंट्रोल मेरे ही हाथ में होना चाहिए, मैं किसी और को कंट्रोल नहीं दे सकता। ठीक है, तो अगर आपका इस टाइप का नेचर है या एज अ पर्सन कोई ऐसी पर्सनालिटी है, सो उसे क्या करना चाहिए? सोल प्रोप्राइटरशिप का सिलेक्शन करना चाहिए। अदरवाइज कोई चाहता है कि नहीं, मेरे साथ कोई डिसीजन देने वाला हो, 4 लोग मेरे साथ डिसीजन लेंगे, मीटिंग्स होगी, समझ में आएगा, क्लियर होगा और अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, इन दैट केस वो पार्टनरशिप या फिर जो कंपनी है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। बुक में से भी, हाथ में बुक है तो पढ़ ही देते हैं, नो प्रॉब्लम। सो इफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस एंड एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर इज रिक्वायर्ड, proprietorship may be preferred, but if the owners do not mind sharing control and decision making, partnership or company form of organization can be adopted. So वही बात समझाई गई है कि अगर उसे कोई माइंड नहीं कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिसीजन वगैरह कंट्रोल किसी और का भी हो, तो पार्टनरशिप एंड कंपनी की सिचुएशन में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में हो, तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप का सिलेक्शन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय प्रकृति, आपके नेचर बिजनेस का कैसा है। ओके, if direct personal contact is needed with the customer, such as in the case of a grocery store, proprietorship may be more suitable. ठीक है, सो अगर डायरेक्टली सभी फेस टू फेस कांटेक्ट करना है, हर एक कस्टमर से मिलना है, तो सीधी सी बात है कि सोल प्रोप्राइटर ये कर सकता है। जैसे ग्रोसरी स्टोर वगैरह में होता है कि वहाँ सामने से कस्टमर आ रहे हैं, सबसे पर्सनल कांटेक्ट है, मिलना जुलना होता रहता है। बट फॉर अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हाउएवर व्हेन डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट विद द कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बी अडॉप्टेड। बट जहाँ नॉर्मली डायरेक्टली जो कांटेक्ट की मतलब ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं भी प्रोडक्शन करें या एक बड़ा सा मतलब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, बट कस्टमर कोई भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उनसे कांटेक्ट की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। सो मेन क्या होगा कि कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जहाँ पे कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं हो तो वहाँ आप कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप, हाँ पार्टनरशिप के सिचुएशन में भी एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ही रहते हैं कस्टमर के। सो अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहना चाहता है कस्टमर्स के, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस पार्टनरशिप दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन कर सकता है। और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं कस्टमर की, जैसे हम कंपनीज जो होती हैं, हम कहाँ उन कंपनी के जो मालिक हैं, जो ऑनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनसे कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं है ना। सो अगर ऐसी सिचुएशन में, सो एज अ कंपनी के जो भी हैं, अगर आप कंपनी का सिलेक्शन करना चाहें तो उस कंडीशन में जहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है वहाँ कंपनी का सिलेक्शन एज ए प्रोप्राइटर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये 7 जो थे ये पॉइंट्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं किसी बिजनेस फॉर्म्स के सिलेक्शन में। होपफुली ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। आपको जो
पॉइंट के साथ में जो भी हमारा आज का टॉपिक था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिना लेट लतीफ़ी करे शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो। और जो भी वीडियो आपको जिसकी भी नीड है मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से वीडियो आप और चाहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कर लिया है देन थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।